दिल्ली में आपने नरेंद्र को फिर से बिठा दिया। हम महाराष्ट्र में देवेंद्र को भी उसी ताकत से दोबारा बिठाए। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। ये नरेंद्र देवेंद्र का ये फॉर्मूला बीते 5 वर्षों में सुपर हिट रहा है, सुपर हिट। 6 महीने यानी करीब करीब 180 दिन और देश के भीतर विपक्ष की राजनीति 360 डिग्री घूमकर वहीं अटक गई जहां से वो चली थी। यानी 9 दिन चले 2.5 कोस। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए की सरकार बनी। मोदी के गवर्नेंस ब्रांड पर मुहर लगी। तो क्या 24 में 74 पैतरे करके बने इंडी गठबंधन की बची खुची साख भी चली गई? तो देश की राजनीति का रंग यही है। ये 2 तस्वीरें गठबंधन का कर्मयोग। एक तरफ महाराष्ट्र में मोदी की मौजूदगी में महायुति का महाशपथ ग्रहण, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की पार्टियों के अपने अलग अलग राग और खींचतान। हम लोग को जानकारी नहीं थी, हमें नहीं बताया गया था ना। ये सच है, संसद में उनका कुछ और प्राथमिकता थी कांग्रेस की। लगातार समाजवादी लोग अकेले संबल के मुद्दे पर लड़ रहे थे। अभी सब बिखर जाएंगे, देखिएगा ना बारी बारी सबको भाजपा में आना है। तो क्या बिखर जाना ही इंडी गठबंधन की नियति बन जाएगा और एक के बाद दूसरी विजय बन जाएगी मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए की स्थिर पहचान? मुंबई के आजाद मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर महायुति की शक्ति दिखी। तो सामने खड़ा था महायुति को महाशक्ति देने वाला अथाह जनसमूह, जिसने मोदी के संकल्प और महायुति के सेवा प्रण को विजय परिणाम में बदल दिया। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरों के बीच सवाल यही था कि जिस बीजेपी और महायुति को लोकसभा चुनावों में बुरी पराजय मिली थी, क्या उस महायुति को बम्पर सीटें देकर महाराष्ट्र की जनता ने इंडी गठबंधन को झूठ बोलने की सजा दी थी? महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस शपथ ले रहे थे तो वहां मंच पर नरेंद्र मोदी का दमकता चेहरा देखकर सबको एक बार के लिए तो 4 जून को नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था वो याद आ गया। बॉस, कैसे उस दिन नरेंद्र मोदी के चेहरे के भाव देखकर लग रहा था कि उनको नतीजों ने अंदर तक छलनी कर दिया हो, जैसे कि इतना काम किया फिर भी 240 कैसे आया। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ईवीएम पे दोष नहीं गढ़ा। उन्होंने सर झुकाया, स्वीकार किया नतीजे को और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। क्योंकि मोदी चीज ही अलग है। वो कमबैक में नहीं बल्कि तूफानी कमबैक में विश्वास रखते हैं। और आप देखिए कि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक में तूफानी जीत ही तो मिली है उनको। जो लोग मोदी को खत्म बता रहे थे वो आज कहां हैं? भाई, चुनाव के नतीजों के बाद से उद्धव ठाकरे दिखे हैं क्या आपको? राहुल गांधी की गठबंधन में कैसी हालत है वो सबको दिख रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार न तो अपनी पार्टी बचा सके, न सिंबल, ना ही अपनी साख। लेकिन ऐसे हुआ क्यों और कैसे हुआ, आगे देखिए सब क्लियर हो जाएगा।
मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र की महायुति यानी एनडीए का करीब करीब पूरा कुनबा ही दिखा। मंच पर एनडीए के साथियों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू थे, तो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री। एक बात तो शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि मोदी का तूफानी कमबैक हो चुका है। सिर्फ बीजेपी ही मजबूत नहीं हुई है, बल्कि मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि जो भी उसके साथ गठबंधन में है, सियासी तौर पर फायदा उसका भी होना तय है। तो क्या चुनाव दर चुनाव मोदी सूत्र एनडीए के पक्ष में और मजबूत हुआ है? लेकिन वो सूत्र है क्या? लेकिन आज यही कांग्रेस और कांग्रेस का एक परिवार खुद की सत्ता भूख को शांत करने के लिए जातिवाद का जहर फैला रहा है। बीते 10 वर्षों में मोदी एनडीए के वो ऊर्जा स्रोत बन चुके हैं जिनसे जुड़कर सफलता की गारंटी तय हो जाती है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है, जिसके नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर अब गठबंधन के भीतर ही प्रश्न उठने शुरू हो चुके हैं। खासकर हरियाणा के बाद महाराष्ट्र का चुनाव हारने के बाद राहुल के नेतृत्व पर गहरे सवाल हैं। सबकी अपनी ढपली अपने राग हैं। संसद में इंडी गठबंधन के भीतर ही सपा कांग्रेस के भीतर मुद्दों की तकरार है। कांग्रेस मुद्दों की मृगमरीचिका में उलझी है। सबसे दिक्कत की बात उसके लिए यह है कि इंडी गठबंधन के भीतर ही अलग अलग पार्टियों के मुद्दे ही आपस में टकरा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस की कंफ्यूजन, इल्यूजन और फॉल्स इलस्ट्रेशन ही लोगों से उसकी दूरी को बढ़ा रहा है? क्योंकि इंडी गठबंधन के दलों को चुनाव दर चुनाव ये बात समझ आ चुकी है कि कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की जरूरत है, उन्हें नहीं। राहुल गांधी वोटर्स में लहर पैदा करने में नाकाम रहे हैं। हाल के वर्षों में तेलंगाना और कर्नाटक चुनावों को छोड़ दें तो कई राज्यों में कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी ही बनी है। जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है। हर चुनावों के बाद एक बात इन दो चेहरों को लेकर बिल्कुल साफ होती गई है, और यही बात इन दोनों चेहरों के सियासी कद और इसके असर की सबसे बड़ी वजह है। और ये बात है इन दोनों चेहरों की क्रेडिबिलिटी यानी भरोसे की। ये हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। संविधान ने मुझे जो काम दिया है, मैंने उसी मर्यादा में रहने का प्रयास किया है। मैंने कोई एंक्रोचमेंट की कोशिश नहीं की है।
अपने ही विरोधाभासों से घिरी कांग्रेस न तो जनता का भरोसा जीत पा रही है और न ही गठबंधन में अपने सहयोगियों की। शीतकालीन सत्र में कांग्रेस राहुल गांधी की लकीर पर अडानी मामले को उठाए हुए है। मामला खूब चल रहा है, लेकिन इसी मुद्दे पर दो अहम पार्टियां ममता बनर्जी की टीएमसी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं दिखती। अब तो ममता बनर्जी ने खुलेआम कह दिया है कि वो इंडिया गठबंधन की कमान संभालने को तैयार है। ममता ने कहा, यदि अवसर दिया गया तो मैं इसका सुचारू संचालन सुनिश्चित करूंगी। जाहिर है सीधा संदेश कांग्रेस के लिए है, वो ये कि राहुल गांधी और कांग्रेस से इंडिया गठबंधन संभाले नहीं संभल रहा। लेकिन लगता है कि ममता के इस ऑफर से कांग्रेस चिढ़ गई है। जब टीएमसी की जीत हुई तो टीएमसी ने पूरे देश में अपना नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में, बंगाल और वहाँ गोवा में भी, हर जगह हाथ पांव मारा। टीएमसी कहाँ तक सफल हुई इसी से समझ सकते हैं। जो अपनी पार्टी बंगाल के बाहर नहीं ले जा सकी, वो देश तक का स्तर पर क्या लड़ेंगे, क्या नेतृत्व करेंगे। पहले एक और राज्य में जाकर के विस्तार तो कर सके। वैसे जिस कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व के मुकाबले ममता की राजनीतिक हैसियत का ग्राफ कांग्रेस नेता उदित राज खींच रहे हैं, उस कांग्रेस की स्थिति लोकसभा चुनाव में बंगाल में क्या रही थी, उसे देखना जरूरी है। राहुल गांधी की कांग्रेस को बंगाल में 5% वोट भी नहीं मिले, जबकि कांग्रेस के मुकाबले टीएमसी को 45% से ज्यादा वोट लोकसभा चुनाव में मिले थे। कांग्रेस की सीट भी एक ही बची, जबकि ममता की पार्टी ने 21 सीटें जीती। खास बात यह है कि चाहे ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव, दोनों के खास वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर टिकी हुई है। दोनों ही नेता बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस के मजबूत होने का मतलब है अपनी जमीन खोदना। रही सही कसर हरियाणा महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने पूरी करती है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में खूब झूठ बेचा, लेकिन बहुत बिका हुआ माल बार बार थोड़ी बिकता है। इसलिए पब्लिक को जैसे समझ में आया कि इन्होंने तो हमारा काट लिया, उन्होंने वोट देना बंद कर दिया, एकदम से कट गए इनसे। और उधर मोदी हैं जिनका हिसाब क्लियर है कि काम करो, रिजल्ट खुद आएगा। जैसे भाई क्रिकेट में कोहली हो, तेंदुलकर हो, ये लोग क्या करते हैं? कोई सवाल उठता है कि नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो मैदान पे सेंचुरी मारकर जवाब देते हैं ना, या सोशल मीडिया पर हवाबाजी करते हैं, माहौल बनाते हैं। वैसा तो हिसाब है नहीं। भाई नरेंद्र मोदी का सेम हिसाब है कि जवाब देना है तो फिर पॉलिटिक्स में चुनाव जीत कर दो। गुजरात के सीएम रहते हुए भी मोदी ने इसी फॉर्मूले पर काम किया और गुजरात को बीजेपी के अभेद्य दुर्ग में बदल दिया। वहां भी 2017 के चुनावों में खूब हवाबाजी कांग्रेस ने की। नतीजा क्या हुआ? बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस को भी अच्छी बढ़त मिली। तब भी यही मंत्र कांग्रेस ने जपा कि मोदी मैजिक खत्म हो गया। लेकिन 2022 में कांग्रेस के इस नैरेटिव को गुजरात की जनता ने जवाब दे दिया। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि बीजेपी कई राज्यों में बैक टू बैक अपनी सरकार रिपीट कर ले रही है और कांग्रेस एक बार जहां सरकार चला ले, 5 साल के बाद पब्लिक उनको कहती कि हटो यार, हटो, मौका दो दूसरे को। उनको पब्लिक पलट के मौका देने को तैयार ही नहीं होती। भाई ये बार बार हो रहा है। राहुल गांधी की जिस भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस का पुरस्करण करके खूब प्रचारित प्रसारित किया गया, क्या उसने धरातल पर कोई काम किया या सिर्फ हवाबाजी थी? यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर 2022 को हुई थी और उसके तुरंत बाद हुए चुनाव में कांग्रेस गुजरात में बुरी तरह हारी। इसके करीब 1 साल बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भी कांग्रेस हारी। सिर्फ कर्नाटक और तेलंगाना में ही कांग्रेस की सरकार बन सकी। इसी परफॉर्मेंस ने इंडी गठबंधन में कम से कम राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर असहजता हमेशा से रही। हाल ये हुआ कि मोदी के खिलाफ अलग ब्लॉक बनाने वाले नीतीश कुमार समझ गए कि मोदी की लीडरशिप ही जीत की गारंटी है। नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन को छोड़ दिया। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा।
ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। इंडी गठबंधन से अलग हुए नीतीश कुमार की भविष्यवाणी के सिद्ध होने का सिलसिला हरियाणा से चलकर महाराष्ट्र तक पहुंच गया। एनडीए की अनवरत जीत की सबसे बड़ी वजह है गठबंधन की पार्टियों का गजब का तालमेल। साथ ही ब्रांड मोदी के रूप में जीत की गारंटी का ट्रम्प कार्ड तो उनके पास है ही। चाहे यूपी हो या महाराष्ट्र, दोनों ही राज्यों की सरकारों में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जबकि कांग्रेस का कड़वा सच ये है कि दूसरे राज्यों में जीत के लिए भी उसे सहयोगी पार्टियों के कंधे की जरूरत पड़ती है। यूपी लोकसभा चुनावों के नतीजों को देख लीजिए। यूपी में लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस को 10% वोट भी नहीं मिले, जबकि अखिलेश को 33% से ज्यादा वोट मिले थे। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें दी थीं, जिसमें से कांग्रेस महज 6 सीटें जीत सकी, जबकि समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस इसे अपनी और राहुल गांधी के करिश्मे की जीत बताती रही। दूसरी तरफ भले बीजेपी की सीटें लोकसभा चुनाव में कम हुई, लेकिन मोदी के नेतृत्व और उनके करिश्मे पर एनडीए के लीडर्स का भरोसा कभी नहीं टिका, क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी विजन ही भविष्य के भारत का विजन है। टुडे इंडिया इज हैविंग राइट लीडर, राइट टाइम, दैट इज नरेंद्र मोदी। विजन का ही अंतर मोदी के समानांतर खड़े होने को बेचैन राहुल गांधी को हर बात और दूर पटकता है। इंडी गठबंधन के भीतर एक और खींचतान लोकसभा में विपक्ष की सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर भी दिखी। दरअसल मॉनसून सत्र में राहुल गांधी, अखिलेश यादव पहली पंक्ति में आसपास बैठे दिखते थे। अखिलेश के ठीक बाईं ओर पहली पंक्ति में ही फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद नजर आते। लेकिन विंटर सेशन के दौरान लोकसभा की इन तस्वीरों में दोनों के बीच की दूरी सीटों के लिहाज से बढ़ी दिखती है। 18वीं लोकसभा के लिए सीटिंग व्यवस्था को अंतिम रूप देने के बाद अब अखिलेश यादव पहली पंक्ति में 6ठे ब्लॉक में बैठेंगे, जबकि पहले उनकी सीट 8वें ब्लॉक में राहुल गांधी के करीब थी। वहीं नई सीटिंग व्यवस्था में अवधेश प्रसाद को दूसरी पंक्ति में सीट दी गई है। नई व्यवस्था में अब अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के पीछे बैठे हुए दिख रहे हैं। शुरू में खबर यह आई कि नई सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज थे। उनका कहना था कि कांग्रेस ने अगर समय रहते इस व्यवस्था के बारे में बताया होता तो वो स्पीकर से बात करते। लेकिन बात सिर्फ बैठने बिठाने पर नहीं फंसी है, अब तो मुद्दों पर भी आपसी तकरार दिख रही है। अडानी के मुद्दे पर शोर मचाते कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है, लेकिन हाल ये है कि न तो टीएमसी के सांसद उसके साथ खड़े दिख रहे हैं और न ही समाजवादी पार्टी के। 3 दिसंबर को जब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, तब समाजवादी पार्टी संभल के मुद्दे पर अपने अलग रास्ते पर थी। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने तो एक तरह से कांग्रेस लीडरशिप के ऊपर मुद्दों के सिलेक्शन और उनकी समझ तक पर ही सवाल उठा दिए। ये सच है, संसद में उनका कुछ और प्राथमिकता थी कांग्रेस की। लगातार समाजवादी लोग अकेले संबल के मुद्दे पर लड़ रहे थे। कांग्रेस के लोग अडानी जी के मुद्दे पर अलग से वो फाइट कर रहे थे। संबल को उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी, ये सच है। हालांकि सड़कों पर राहुल जी आए, ये अलग बात है। अडानी का क्या इशू है? संबल का इशू है। जनता जहाँ गोली से मारी जा रही हो और जहाँ लोगों को घर लूटे जा रहे हो, जहाँ लोगों को जबरदस्त बिजली काटी जा रही हो, पानी नहीं दिया जा रहा हो, ऐसा मानव जो अत्याचार हो रहे हो, उसके सामने क्या है अडानी का? क्या संभल आज के दिन में समाजवादी पार्टी के लिए अडानी से बड़ा मुद्दा है? देखिए, अडानी संभल जब जान जा रही हो, जान हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। अभी आपकी जान चली जाए तो मुद्दा हम किस पे करेंगे? जान पे कि आपकी वेतन पे? तो चाहे अखिलेश यादव हों, राम गोपाल यादव या फिर धर्मेंद्र यादव,
एक तरह से सभी ने सरकार को घेरने में मुद्दे के चयन को लेकर सवाल कांग्रेस पर खड़े किए। अब तो ममता बनर्जी भी ये कह रही हैं कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व पूरी तरह डीरेल हो चुका है। वो इसकी कमान अपने हाथ में लेने की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। तो इंडी गठबंधन के अपने ही कुछ सहयोगियों की तरफ से क्या कांग्रेस नकार दी गई है, या फिर नकारे जाने के डर के वजह से ही जमीन पर कांग्रेस अडानी वाली लहर बनाने को मजबूर है? हाथ में संविधान लेकर अपनी सियासी जमीन नाप रही कांग्रेस की बेचैनियों पर फिलहाल तो मास्क लगा है। रही बात संविधान के प्रति संवेदनशीलता की, तो पीएम मोदी के पास संविधान बनाम परिवार का वो सूत्र है जिससे वो कांग्रेस के संविधान वाले पैंतरे को धराशायी करते रहे हैं। हर बार मोदी का हमला कांग्रेस के तुष्टीकरण से लेकर जातिगत राजनीति के दांव और परिवारवाद तक पर रहा है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। लेकिन आज यही कांग्रेस और कांग्रेस का ये परिवार खुद की सत्ता भूख को शांत करने के लिए जातिवाद का जहर फैला रहा है। 2014 से लेकर 2024 के आखिरी चुनाव तक पीएम मोदी की लाइन एक रही है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के बजाय सबका साथ सबका विकास, जातीय गुटबंदी के बजाय सबको जोड़कर चलने का फॉर्मूला। यही सूत्र बीजेपी और एनडीए की सफलता का अब मंत्र बन चुका है। महाराष्ट्र के परिणाम एक तरह से परिवारवादी राजनीति के विरुद्ध पीएम मोदी के आह्वान पर भी मुहर लगाते हैं। वो अपनी नई टीम जनता के सामने रखते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक बड़ा फर्क यह भी है कि कांग्रेस एक परिवार से शुरू होती है और वहीं जाकर खत्म हो जाती है, जबकि बीते करीब 10 सालों में मोदी ने नए लीडर्स की एक लंबी कतार देश को दे दी है। भाई 2014 से पहले देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र से बाहर कौन जानता था? यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम बन जाएंगे, ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। यहां तक कि शपथ ग्रहण के लिए कपड़े किसी और ने सिलवा लिए थे, कुर्सी नसीब में आई योगी की, और आज देश भर में योगी मॉडल की चर्चा होती। इसी तरह राजस्थान में भजनलाल शर्मा हो, मध्य प्रदेश में मोहन यादव हो, असम में हिमंता हो, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय या ओडिशा में पहली बार बनी बीजेपी की सरकार के मुखिया मोहन चरण मांझी। इनमें ज्यादातर चेहरे अपने प्रदेश के बाहर बहुत लोग नहीं जानते थे उनको। दूसरी तरफ केंद्र से लेकर प्रदेशों तक में कांग्रेस की लीडरशिप को देख लीजिए। क्या बदलाव का न होना कांग्रेस लीडरशिप के कार्यकर्ताओं के अंदर अविश्वास बढ़ा रहा है, या फिर एक परिवार के ही इर्द गिर्द घूमती कांग्रेस की राजनीति उसका बंटाधार कर रही है? इस देश में दो ही परिवार है, एक परिवार मोदी जी परिवार, दूसरे परिवार महात्मा गांधी जी के परिवार। एक परिवार ने ये कोशिश कर रहा है संविधान को बदलने के लिए, दूसरे परिवार ने ये कोशिश कर रहा है संविधान को बचाने के लिए। तो क्या वास्तव में देश की जनता ने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर बेचैन घूमते गांधी परिवार और कांग्रेसियों को गंभीरता से लिया है? अगर लिया होता तो बरसों का वनवास कहीं तो खत्म हुआ होता। अगर गंभीरता से लिया होता तो जहां कांग्रेस की सत्ता थी वहां तो बरकरार रहती, पर ऐसा हुआ नहीं। एक्सपर्ट कहते हैं कि कांग्रेस के परिवार और मोदी के परिवार की परिभाषा का अंतर ही कांग्रेस को हर बार मुश्किल में डाल देता है। जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को
लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो। तो क्या पीएम मोदी की यही लाइन नए भारत में नई राजनीति की लाइन बन जाती है? क्या 2014 के बाद के मोदी एरा को डेमोक्रेसी के नाम पर चल रहे परिवारों के पॉलिटिकल लिमिटेड के खिलाफ जनता के लोकतांत्रिक आंदोलन के तौर पर देखा जा सकता है? इस प्रश्न का जवाब अगर हाँ में है तो निश्चित रूप से इंडी गठबंधन की कई पार्टियों के राजनीतिक भविष्य के लिए ये कोई शुभ संकेत तो नहीं।